नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में और मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। लंग कैंसर एक खतरनाक बीमारी है जिससे पूरी दुनिया में बहुत से लोग पीड़ित हैं। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि लंग कैंसर के मरीजों की संख्या में अचानक तेजी आई है। इसलिए जरूरी है कि इस बीमारी के लक्षणों को जल्द नोटिस कर लिया जाए और सही समय पर सही इलाज ले लिया जाए। आज हम आपको अपने इस खास शो में लंग कैंसर के बारे में जरूरी जानकारियां देंगे। कैसे बचा जा सकता है लंग कैंसर से, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीनू वालिया, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पटपरगंज, वैशाली एंड नोएडा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। Hi, I'm Dr. Meeno Walia. I'm Senior Cancer Specialist working at Max Institute of Cancer Care. डॉक्टर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम लंग कैंसर के प्रति लोगों को अवेयर कर रहे हैं, इसी पर जानकारी देते हुए आप हमारे दर्शकों को लंग कैंसर के बारे में बताएं। तो लंग कैंसर, जैसा कि उसका नाम ही कहता है, लंग यानी फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों में जो कैंसर की जिस कैंसर की शुरुआत फेफड़ों से होती है यानी लंग से होती है, उसे हम लंग कैंसर कहते हैं। लंग कैंसर में फेफड़ों में एयर सैक्स होती है, उसके अलावा कुछ ट्यूब्स होती हैं जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई, मतलब जो हवा को उन एयर सैक्स तक लेके जाते हैं। इसी वजह से लंग कैंसर का एक दूसरा साइंटिफिक नाम ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी होता है, जो ब्रोंकस है यानी एयर ट्यूब्स का कैंसर होता है। लंग कैंसर अगर हम मोटे तौर से कहें, जो कैंसर लंग से शुरू होता है उसे हम लंग कैंसर कहते हैं। ऑल्दो जैसे जैसे उसकी स्टेज बढ़ती जाती है, उसके बाद वो शरीर के बाकी भागों में भी फैल जाता है। एंड पैथोलॉजिकली, मतलब जो साइंटिफिकली और मेडिकली, हम लंग कैंसर को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, स्मॉल सेल लंग कैंसर और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। ये नाम कहां से आए हैं? ये बेसिक अपीयरेंस, जो लंग कैंसर के सेल्स का जो बेसिक अपीयरेंस है, जो माइक्रोस्कोप के नीचे हमें दिखाई देता है, डॉक्टर्स को दिखाई देता है, उस अपीयरेंस से इनका नाम रखा गया है। ज्यादातर लंग कैंसर, तकरीबन 25% लंग कैंसर स्मॉल सेल लंग कैंसर होते हैं और तकरीबन 75% लंग कैंसर नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होते हैं। तो पहले हम लंग कैंसर को ऐसे ही दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते थे, पर आज की डेट पे साइंस इतनी एडवांस हो गई है, मॉलिक्यूलर टेस्ट इतने एडवांस हो गए हैं, इतने एडवांस हम टेस्ट कर पाते हैं, जेनेटिक जिनोमिक लेवल के टेस्ट कर पाते हैं कि लंग कैंसर को, इवन जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है, उसको आज की डेट पे एक कैंसर नहीं है, उसमें भी फर्दर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कैंसर्स होते हैं। उसमें जेनेटिक लेवल पे कौन से वो रिसेप्टर के लेवल पे क्या म्यूटेशन हो रही है, उसके नाम पे उसका नाम पड़ता है। जैसे EGFR म्यूटेटेड लंग कैंसर हो गया या ALK म्यूटेटेड हो गया। तो ये सारे काफी ज्यादा एक बास्केट नहीं है जिसमें हम लंग कैंसर को डाल सकते हैं। तो लंग कैंसर एक मोटा सा शब्द है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स होते हैं और हर कैंसर इंपॉर्टेंट है। उस कैंसर को जब भी कैंसर डायग्नोज होता है, हम डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि हम उसको एडवांस टेस्ट से बिल्कुल उसको अच्छी तरह से डायग्नोज कर ले पाए कि वो कौन से सब टाइप का लंग कैंसर है, क्योंकि आज की डेट पे ट्रीटमेंट भी इतनी इवॉल्व हो गया है कि जिस पर्टिकुलर सब टाइप का लंग कैंसर है उसी अकॉर्डिंग हमें उसको ट्रीट करना होता है और उसी अकॉर्डिंग जब हम ट्रीट करते हैं तो रिजल्ट्स भी काफी अच्छे होते हैं। डॉक्टर, लंग कैंसर से कितने लोग ग्लोबली और इंडिया में इफेक्टेड हैं? तो लंग कैंसर एक बहुत ही कॉमन कैंसर है। कुछ साल पहले तक हम कहते थे कि ये नंबर 1 कैंसर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज की डेट पे ये सेकंड नंबर का कॉमनेस्ट कैंसर है दुनिया भर में। पर लेकिन जहां मोर्टेलिटी की बात होती है, लिथैलिटी की बात होती है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबोकॉन 2020, मतलब जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे कहते हैं, लंग कैंसर ऑल्दो नंबर 2 कैंसर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इज द मोस्ट लीथल कैंसर, मतलब जो काफी ज्यादा संख्या में लोगों में ये लीथल साबित होता है। इज द मोस्ट लीथल कैंसर, नंबर 1 कैंसर एज वेल एज कैंसर रिलेटेड मोर्टेलिटी इज कंसर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश में लंग कैंसर चौथे नंबर का कॉमनेस्ट कैंसर है और मोर्टेलिटी में भी चौथे नंबर पे आता है। लेकिन पुरुषों में इसका नंबर ऊपर है। पुरुषों में ये जो कैंसर रिलेटेड मोर्टेलिटी होती है उसमें नंबर 2 कैंसर है हमारे देश में। हर साल दुनिया में तकरीबन 22 लाख के करीब नए लंग कैंसर के केसेस होते हैं। लंग कैंसर एक
महामारी की तरह दुनिया में बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है और आंकड़े कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में बाय द टर्न ऑफ से 2025 ये इस कैंसर की जो संख्या है हमारे देश में तकरीबन 7 गुना हो जाएगी। इतनी तेज स्पीड से, इतनी तेज गति से ये कैंसर बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर, लंग कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बताएं। लंग कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो काफी हद तक हमें उसके कारण मालूम है। 90% of the lung cancers are due to only one factor and that is tobacco यानी तंबाकू। तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में, चाहे हम उसे कहें सिगरेट के फॉर्म में या बीड़ी के फॉर्म में, हुक्का के फॉर्म में, सिगार के फॉर्म में, तो किसी भी फॉर्म में अगर हम तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो लंग कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो 90% ऑफ लंग कैंसर्स आर जनरली ड्यू टू स्मोकिंग और जनरली ड्यू टू टोबैको। न केवल जो लोग खुद धूम्रपान करते हैं उनमें लंग कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है, बट ऐसे भी लोग जो उन लोगों की, जो स्मोकर्स की कंपनी में रहते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं जो धूम्रपान करते हैं, उनमें भी लंग कैंसर होने का, फेफड़ों के कैंसर के होने का खतरा ज्यादा होता है। सो व्हाट इन अदर वर्ड्स दैट वी से इज पैसिव स्मोकिंग, मतलब पैसिव स्मोकिंग, सिर्फ खुद ही जो लोग स्मोक करते हैं वो खुद ही अपने लिए हानिकारक नहीं है, बट वो इवन उन लोगों के लिए भी हानिकारक है जिनमें सिर्फ वो उन स्मोकर्स की कंपनी में रहती है और किसी वजह से मतलब कि वो धुएं की उनको भी वो सूंघना पड़ता है, बिकॉज उन आसपास के, उनके परिवार के लोग, उनके फ्रेंड सर्कल के लोग धूम्रपान करते हैं। सो नॉट ओनली फर्स्ट हैंड स्मोक बट सेकेंड हैंड एंड थर्ड हैंड स्मोक इज ऑल्सो risky for health and can increase the risk of lung cancer. इसके अलावा लंग कैंसर के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो प्रदूषित हवा में रहना, प्रदूषित हवा में सांस लेना भी लंग कैंसर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जैसे रेडॉन वगैरह हो गया या यूरेनियम माइंस में जो काम करते हैं, जो एस्बेस्टोस की फैक्ट्रीज में काम करते हैं, एस्बेस्टोस की माइंस में काम करते हैं, या ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे लेड, क्रोमियम, कैडमियम वगैरह जो बैटरीज वगैरह बनती है, तो उनमें ये टॉक्सिक इनहेलेशन होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स की, उनमें भी लंग कैंसर का इंसिडेंस काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा जिन लोगों के फेफड़े किसी और वजह से डिजीज्ड है, मतलब जो हेल्दी लंग्स नहीं है, अनहेल्दी लंग्स है, चाहे वो ट्यूबरकुलर के पेशेंट होए या फिर एस्थमा के पेशेंट होए, सीओपीडी के पेशेंट होए, तो ऑलरेडी डिजीज लंग्स में लंग कैंसर होने का चांसेस ज्यादा होता है। लंग कैंसर के कुछ केसेस हेरिडिटरी भी पाए जाते हैं, ऑल्दो उसका इंसिडेंस बहुत कम होता है। ज्यादातर लंग कैंसर के केसेस लाइफस्टाइल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स की वजह से होते हैं, जिसमें धूम्रपान मेजर रिस्क फैक्टर है, बट यस कुछ जेनेटिक चेंजेस वगैरह भी होते हैं जो लंग कैंसर कॉज कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर आप ये भी बताएं लंग कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जो भी लंग कैंसर के सिम्टम्स होते हैं, ऐसे सिम्टम्स आपको बहुत सारी और बीमारियों में भी मिलते हैं। बहुत सारे दमे के मरीजों में, सीओपीडी वाले पेशेंट्स में, अस्थमा वाले पेशेंट्स में, ट्यूबरकुलर वाले पेशेंट्स में भी वो वैसे सिम्टम्स मिलते हैं, और यही कारण है कि लंग कैंसर जैसे केसेस का कई बार डायग्नोसिस काफी लेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सांस का फूलना या खांसी का होना, लगातार खांसी का होना। तो बहुत सारे जो स्मोकर्स होते हैं जिनको अंडरलाइंग दमा या एस्थमा वगैरह होता है, जब भी सीजन चेंज होता है उनको खांसी वगैरह होती है, सांस वगैरह उनका फूलता रहता है। तो ऐसे केसेस में इसी वजह से लंग कैंसर का डायग्नोसिस कई बार डिले हो जाता है, बिकॉज पेशेंट यही सोचता है कि उसके नॉर्मल सिम्टम्स हो रहे हैं, जो हर सीजन चेंज में, हर मौसम में उनको बार बार ये चीजें होती रहती है। तो सांस फूलना, सांस बढ़ना या छाती में दर्द होना, खांसी होना, लगातार खांसी होना, और इसके अलावा कुछ ऐसे सिम्टम्स जैसे वजन का कम होते जाना, आवाज भारी होना, आवाज फेस पे सूजन आ जाना, और इवन बलगम में खून आना, ये ऐसे सिम्टम्स है जो लंग कैंसर के मरीजों में पाए जाते हैं। डॉक्टर, फैमिली में अगर किसी को लंग कैंसर है तो कितने चांसेस हैं कि परिवार में किसी और को भी ये कैंसर हो जाए? लंग कैंसर जनरली हेरिडिटरी या इनहेरिटेड जेनेटिक फैक्टर्स से जनरली नहीं होता,
ज्यादातर लंग कैंसर के केसेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स से होते हैं। एनवायरमेंटल बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लंग कैंसर केसेस होते हैं जो फैमिली में रन करते हैं या फैमिली में भी पाए जाते हैं। लेस देन 8% ऑफ द लंग कैंसर केसेस आर बिकॉज ऑफ सम इनहेरिटेड जेनेटिक फैक्टर्स। बाकी सारे फैक्टर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होते हैं। बहुत बार हम फैमिली में इसलिए भी लंग कैंसर को पाते हैं क्योंकि फैमिली में जनरली कोई ना कोई स्मोकर होएगा और हो सकता है वही हैबिट्स बच्चे भी आगे ले। और उसके अलावा अगर वो नहीं भी ले रहे तो भाई अगर उनकी जो स्मोकर है उनकी धर्मपत्नी, उनकी वाइफ है या उनकी फैमिली के बाकी है सदस्य हैं, दे आर एक्सपोज टू पैसिव स्मोकिंग, दे आर एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक और थर्ड हैंड स्मोक, तो उनमें भी बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं जो स्मोकिंग की वजह से होते हैं और उनमें भी रिस्क ऑफ लंग कैंसर काफी हद तक बढ़ जाता है एक आम इंसान की मात्रा। डॉक्टर, ऐसा कोई व्यक्ति जैसे काफी लंबे समय से स्मोकिंग की आदत है, क्या उस व्यक्ति को स्मोकिंग क्विट करने में कोई बेनिफिट होगा? आप अगर धूम्रपान को बंद करते हैं तो आप अपने रिस्क को कम करते हैं। द मिनट यू स्टॉप स्मोकिंग, चेंजेस स्टार्ट हैपनिंग इन योर बॉडी, मतलब नॉट एज अर्ली एज इन आवर्स, मिनट्स, डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। सो हर घंटे, हर प्रतिदिन कुछ ना कुछ चेंज होता है और आपका रिस्क कम होता है। आपकी बहुत सारी, सिर्फ लंग कैंसर तो एक बीमारी है, आपकी बहुत सारी बीमारियों का रिस्क कम होता है क्योंकि स्मोकिंग सिर्फ लंग कैंसर नहीं करती, और भी बहुत सारी चीजें करती है। आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स बेटर होती है, आपकी बॉडी के पैरामीटर्स, बाकी पैरामीटर्स इंप्रूव होते हैं। और अगर आप स्मोकिंग को बंद करते हैं तो कहा जाता है कि जो पास्ट स्मोकर्स रहे हैं, सो पास्ट स्मोकर्स, सो वी हैव 3 terms basically. One is current smokers जो smoke कर रहे हैं. One is ex-smokers who used to smoke in the past but they have stopped smoking, and the ones who never smoked or the never smokers. So definitely सबसे अच्छा कैटेगरी क्या है? never smokers का, जिन्होंने कभी स्मोक नहीं करा, उनके रिस्क फैक्टर सबसे कम होते हैं। But any day the risk factor for past smokers or ex-smokers is definitely much less than the current smokers. So आप अगर स्मोकिंग बंद करते हैं, धूम्रपान बंद करते हैं, हमारी साइंटिफिक स्टडी कहती है कि 10 साल के बाद जो एक पास्ट स्मोकर रहा है उसका जो रिस्क फैक्टर है, रिस्क ऑफ हैविंग कैंसर इज रिड्यूस्ड एज हाईएस्ट बाय 50%। तो आपका रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। तो अगेन आई विल रिपीट, बेटर लेट देन नेवर। देर आए दुरुस्त आए। जितनी जल्दी आप स्मोकिंग से, धूम्रपान से, तंबाकू से दूर जा सकते हैं उसको जरूर करिए। डॉक्टर, लंग कैंसर पर इतनी रिसर्च और डेटा होने के बाद भी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका रीजन क्या है? इसके बारे में हमारे दर्शकों को समझाएं। There is enough data, there is enough scientific data that says that tobacco is injurious for health, smoking is injurious for health. सदियों से हम सब जानते हैं, सारी गवर्नमेंट्स जानती है, दुनिया के हर देश में जाना जाता है, पर फिर भी somehow जो टोबैको लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग लॉबी है, सिर्फ भारत में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इतनी स्ट्रांग लॉबी है कि हम स्मोकिंग को, हम धूम्रपान को बंद नहीं कर पाए हैं। ये अच्छी तरह से जानते हुए कि मोर लाइव्स आर लॉस्ट टू टोबैको देन एनीथिंग एल्स। मतलब इट इज नोन टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट किलर। जो हेल्थ को जितना डैमेज टोबैको करता है, स्मोकिंग करती है, शायद ही कोई और रिस्क फैक्टर है जो करता है। तो हर जगह ये जानने के बावजूद भी, तो शायद सिर्फ नॉलेज ही एसेंशियल नहीं है, सिर्फ जानना ही एसेंशियल नहीं है, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए फ्रॉम द मेडिकल कम्युनिटी, फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द वेरियस एजेंसीज। लॉट मेनी हेल्प इज रिक्वायर्ड ताकि आम आदमी तक ये मैसेज क्लियर कट पहुंचे कि तंबाकू का सेवन, इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट। And another very important reason what I feel is not only what is happening is, we all know that in our country, especially in cities like Delhi, NCR, pollution is growing. I mean, whatever air we are breathing inside is highly polluted. It is actually, even if we are not smoking, we are smoking. We are all passive smokers. So unless there are strong, stringent measures which are taken from all aspects, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, हेल्थ प्रोफेशनल्स की वजह से, सबको मिलके करना पड़ेगा। बिकॉज नथिंग, आई मीन इट इज नॉट अ स्मॉल चेंज। जो हमने अपने एनवायरमेंट को इतना प्रदूषित कर दिया है,
अपनी हवा को इतने सालों में इतना प्रदूषित कर दिया है, अगर हम लगकर उसकी तरफ जागरूक नहीं होते, अगर हम उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते, simple measures like, so I mean carpooling, I mean if we are working at the same place, using public transport, and even अगर हम वो सारे measures नहीं कर सकते, very simple basic measures, growing plants, having greenery around, छोटे प्लांट्स अपने रूम में, अपने ऑफिसेस में, एयर प्यूरिफायर्स को यूज करना, ये छोटी चीजें हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीबडी हैज टू बी अवेयर अबाउट दैट, एंड दैट इज द ओनली रीजन वी हैव टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन ऑल्सो, एंड दिस इज द ओनली वे दैट वी विल हैव टू कंट्रोल लंग कैंसर इन द कमिंग ईयर्स. It is very important that we, first of all, we ourselves have to be not only know about it, we have to be understand what it is all about, what pollution is all about, what smoking is all about, how it is injurious, and then educate others, spread the word, and have our little bits. Not only expect everything from the government, do push the government lobbies, do push all these lobbies, all these NGOs, but also put in our own efforts. हमारे अपने efforts भी हम उसमें डालें, ताकि हम कुछ solid steps, कुछ एक्चुअली ठोस कुछ कदम ले पाए, ताकि हम पोल्यूशन को, धूम्रपान को, इन सब चीजों को कंट्रोल कर पाए और आने वाले सालों में लंग कैंसर की संख्या को कम करें. हम लगातार लंग कैंसर के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में कई मिथ्स भी होते हैं, जैसे ई सिगरेट्स, लो टार और लाइट सिगरेट्स आर सेफर देन रेगुलर. इस पर आपका क्या विचार है, इसके बारे में बताएं. We started having these e-cigarettes, low tar cigarettes, the so-called light cigarettes. तो काफी ज्यादा सोसाइटी में शोर मचा, and you saw many women, I mean, taking up these e-cigarettes. Young girls started having this, but this is all a myth. जो सो कॉल्ड लाइट सिगरेट्स कहते हैं या लो टार सिगरेट्स कहते हैं, एक्चुअली जो सोसाइटी को असर हुआ कि इस मिथ में कि ये ई सिगरेट्स आर लेस हार्मफुल, लोग ज्यादा स्मोक करते हैं, द ओवरऑल एक्सपोजर ज्यादा होता है. सो दिस मिथ इज समथिंग विच नीड्स टू बी demystified. People should know कि ई सिगरेट, लो सिगरेट्स, लो टार सिगरेट्स और इवन whatever cigarettes come, जिस नाम से भी बोले हैं इनको, they are smoking is smoking, tobacco is tobacco. पॉइजन तो पॉइजन ही है, चाहे आप उसका कवर बदल दे या कहें कि हम कम मात्रा में आपको पॉइजन दे रहे हैं, पर वो जो कम मात्रा में भी पॉइजन है वो अल्टीमेटली तो पॉइजन ही. और हमारे शरीर को साइंटिफिक स्टडीज हैव नाउ प्रूवन दैट ई सिगरेट्स आर नो सेफर देन नॉर्मल सिगरेट्स, या सो कॉल्ड लो टार सिगरेट्स आर ऑल्सो नो सेफर देन नॉर्मल सिगरेट्स. डॉक्टर, वी एग्री दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. लंग कैंसर के रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में समझाएं. We all understand prevention is better than cure. बीमारी हो जाए उससे झेलने से अच्छा है बीमारी ना हो. बीमारी कैसे ना हो? लंग कैंसर में तो हमें मालूम है ना, 90% लंग कैंसर तंबाकू की वजह से है, स्मोकिंग की वजह से है. अगर हम तंबाकू को और स्मोकिंग को ही कंट्रोल कर पाए तो 90% तो वैसे ही लंग कैंसर कम हो जाएगा. इसके अलावा हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि ना खुद पिए, ना खुद धूम्रपान करें, ना किसी और को धूम्रपान करने दे, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी बुरी है. अगर आप खुद धूम्रपान नहीं भी करते तो आपके एनवायरमेंट में आपके आसपास के लोग धूम्रपान कर रहे हैं, वो भी उसकी वजह से भी आपको लंग कैंसर हो सकता है. इसके अलावा साफ सुथरे अच्छे वातावरण में रहें. एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो आपके हाथ में है, जितना आप कर सकते हैं उसको जरूर करें. पोल्यूशन से दूर रहें. जब पोल्यूटेड हवा होए तो बाहर अपनी जो एक्सरसाइज भी आपने करनी है तो इंडोर एक्सरसाइजेस करें. अपने ऑक्सीजन वाले जो प्लांट्स होते हैं जितना आप उनको यूज कर सके अपने एनवायरमेंट में रखें, अपने बेडरूम में रखें. एयर प्यूरिफायर्स उसको यूज करें. एक अच्छा बैलेंस्ड डाइट खाएं, फ्रेश फ्रूट्स एंड सैलेड्स वगैरह खाएं. नियमित मॉडरेशन में एक्सरसाइज वगैरह करें और हेल्दी लाइफस्टाइल को करें. अगर आप ये सब करते हैं तो आप काफी हद तक लंग कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर, बहुत अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी. उम्मीद है दर्शकों को हमारा ये शो देखने के बाद लंग कैंसर के बारे में कई जानकारियां मिली होंगी. लंग कैंसर से जुड़े कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो तुरंत इलाज करवाएं. आप स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है. अभी के लिए फिलहाल इतना ही. धन्यवाद.